हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 4, जिसका नाम है विज्ञान के विषय का बोधन। इकाई 3 तक की सभी वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएंगी, हमने ऑलरेडी वहां पर जो है अपलोड कर दी हैं। तो शुरू करते हैं इकाई 4 विज्ञान के विषय का बोधन। सबसे पहले इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, मानव की उत्पत्ति और विकास, जानवर कब पैदा हुए, आदमी कब पैदा हुए और शुरू के आदमी, भाषा की सरल अभिव्यक्ति, व्याकरणिक विवेचन। ये टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। पिछली इकाइयों में आपने हिंदी भाषा की लिपि और ध्वनिता, हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल की। इस इकाई में हिंदी भाषा विविध प्रयोगों के समय हम आपका ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से परिचय कराएंगे। तो जो पिछली इकाइयाँ हैं वो आप पढ़ लीजिए, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तभी आपको जो है इकाई 4 समझ में आएगी। विज्ञान विषय संबंधी इस इकाई में मानव जाति की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में बताया गया है। आप यह जानते ही होंगे कि मानव जाति की उत्पत्ति एक लंबी और जटिल विकास प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में एक अग्नि पिंड के समान थी, जिस पर जीवन संभव नहीं था। समय बीतने के साथ धीरे धीरे वह ठंडी हुई। पृथ्वी की लाखों वर्षों से तप्त सतह ठंडी होने से सिकुड़ गई, जिससे उस पर बड़े बड़े पहाड़ और समुद्र बने। प्रारंभ में पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग पानी से ढका हुआ था। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शुरू में पानी में रह सकने वाले जीव पैदा हुए होंगे। जैसे जीव में नर मादा कोई भेद नहीं था, उनमें हड्डियां नहीं थी, उनके सिवा कोई निश्चित रूप नहीं था, वह जेली जैसी चीज रही होगी। इन्हीं से बाद में मछली का विकास हुआ, जिसमें हड्डियां भी थी। जेली जैसी चीज से मानव जाति की उत्पत्ति के विकास क्रम का इतिहास लाखों वर्षों का है। मानव विकास की इस प्रक्रिया अत्यंत रोचक विज्ञानवर्धक है। इस इकाई में हम आपको इसी की जानकारी देंगे और यही बताएंगे कि मानव जाति ने सभ्यता के आरंभिक चरण कैसे तय किए। मानव की उत्पत्ति और विकास। जानवर कब पैदा हुए। हम बतला चुके हैं कि शुरू शुरू में छोटे जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीज़ों में थे। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते हैं और उन्हें पानी न मिलता तो ज़रूर मर जाते होंगे। जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने से मर जाती हैं, लेकिन उस ज़माने में आजकल से कहीं ज़्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे। वे मछलियाँ और पानी के दूसरे जानवर जिनकी खाल जरा चिमड़ी थी, सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इसलिए नरम मछलियाँ और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि सूखी ज़मीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था। जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी वे बढ़ते गए। जो कितनी अजीब बात है। इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे धीरे स्वयं को आस पास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के अजायब घर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहाँ कसरत से बर्फ़ गिरती है, चिड़िया और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो सकते हैं। गर्म देश में जहाँ हरियाली और दरख्त बहुत होते हैं, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है क्या, वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनके आसपास की चीज़ें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है वे अपने को दुश्मन से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास चीज़ों से मिल जाए तो शान से दिखाई न देंगे। सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं, जिससे वे गर्म रह सके। इसलिए जित्ते का रंग पीला और सारेदार होता है। उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है, वह घने जंगल में से मुश्किल से दिखाई देती है। इस अजीब बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास चीज़ों से मिला लेते हैं। यह बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हों, लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास चीज़ों से मिला देते हैं, उनका जिंदा रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। इससे मालूम हो जाता है कि नीचे दर्जे के जानवर धीरे धीरे ऊंचे दर्जों में पहुंचते हैं और मुमकिन है लाखों वर्षों के बाद आदमी हो जाता है। ये तब्दीलियां हम जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं देख नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे होती है और हमारी ज़िंदगी कम होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वह न तो कभी रुकती है और न आराम करती है। दोस्तों ये जो है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। मानव विकास कब हुआ, तो हम इसे नहीं पढ़ रहे। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है भाषा की सरल अभिव्यक्ति। हाँ, ये हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है। ज्ञान विज्ञान के जटिल विषयों को सरल और सुबोध भाषा में कैसे पेश किया जाता है, यह इस पाठ को पढ़ने स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। परिभाषिक शब्दों के प्रयोग से बचना और उनके स्थान पर उनके निहित भावों या विचारों को सरल भाषा में प्रयुक्त करना। जैसे परिभाषिक शब्द: जल और जमीन दोनों में रह सकने वाले जानवर उभयचर, आकाश में उड़ सकने वाले प्राणी नभचर और जल में रहने वाले प्राणी जलचर। नीचे कुछ और जानवरों के मैंने नाम दिए गए हैं। सरल लेखन में विस्तृत व्याख्या वाले शब्द लिख सकते हैं। विज्ञान में प्रयास शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक अवधारणाओं की सूत्रबद्ध परिभाषा से बचना और उनके स्थान पर उन्हें साधारण व्याख्यात करना। जो जानवर अपने को बदलकर आसपास चीज़ों से मिला देते हैं, उनका जिंदा रहना ज़्यादा आसान होता है।
नियम अनुकूलन के सिद्धांत पर आधारित है, किंतु नेहरू जी ने इस धारणा को अपने पत्र में कहीं नाम नहीं दिया। तीसरा, सरलता का मतलब विचारों में परिवर्तन करना नहीं है, सिर्फ उन्हें सब की समझ में आ सकने वाली भाषा में तार्किक क्रमबद्धता और व्यवस्था के साथ पेश करना है, ताकि वैज्ञानिक अवधारणाओं के मूल भाग की रक्षा हो सके। सरल और सुबोध भाषा के लिए जहाँ तक संभव हो छोटे और सरल वाक्य बनाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आम बल चलन में होता, वैज्ञानिक नामों के बजाय लोक में प्रचलित नामों का उपयोग करना चाहिए। तो ये थे कुछ नियम जिनसे आप जो है भाषा से सरल अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उर्दू के शब्द ये हम नहीं देखेंगे। हम आगे चलते हैं व्याकरणिक विवेचन पर। संभावना अर्थक वाक्य। उस जमाने में आजकल ज़्यादा समुद्र दलदल रहे होंगे, इस समय वह रास्ते में होगा, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। आप तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहले वाक्य में अतीत में घटना होने की संभावना व्यक्त की गई है, दूसरे वाक्य में वर्तमान में घटना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तीसरे वाक्य में भविष्य में घटना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस पाठ में पहले प्रकार के वाक्य कई हैं। इस पाठ में लाखों साल पहले पृथ्वी पर होने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया गया है, जिनके बारे में लेखक विश्वास से कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह सिर्फ संभावना व्यक्त करता है। वाक्य में जहाँ भी क्रिया की संभावना व्यक्त की जाएगी वहाँ होगा या होगी का प्रयोग होता है। संदेहार्थक वाक्य। गुफाओं में अंधेरा होता था, इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों। वे पकाना भी नहीं जानते थे, हाँ शायद मांस को आग में गर्म कर लेते हों। वह कक्षा में नहीं थे, शायद कैंटीन में हों। तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में अतीत या वर्तमान में किसी घटना होने के बारे में संदेह व्यक्त किया गया, यानी ऐसा नहीं भी हो सकता। ये संदेहार्थक वाक्य हैं। संभावनार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य में मूल अंतर यह है कि दोनों में क्रिया के होने की संभावना का स्तर अलग अलग होता है। पहले तरह के वाक्य में वक्ता या लेखक को क्रिया के होने में कुछ विश्वास होता है, किंतु उसे निश्चित जानकारी नहीं है, जबकि दूसरे तरह के वाक्य में क्रिया के होने में उसे संदेह है, वहाँ विश्वास नहीं है, केवल अनुमान है। तो इस तरह हम सारांश पर आ चुके हैं और आपकी इकाई 4 जो है वो समाप्त हो चुकी है।